अब हम देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास जो अभी मैंने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में बताया था कि डायमेंशंस क्या होती हैं, 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशंस थी मैंने आपको वो बताई, फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज़ थी मैंने उनकी डायमेंशन आपको बताई। अब इसी को आगे करते हुए डायमेंशन एनालिसिस में इनका यूज़ ऑफ डायमेंशंस है। ठीक, तो यूज़ ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस मतलब जो हमारे पास इक्वेशन आती है उसको हम यूज़ कैसे करेंगे। पहला यूज़ इसका होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। मतलब अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है तो क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, इसका हम डायमेंशंस यूज़ करके बता सकते हैं। दूसरा, इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ अभी। टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन अ फिजिकल फिनोमिनन। मतलब कि एक इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का, और हमें तब बताना पड़ेगा कि उसमें क्या होगा, क्या रिलेशन बन करके आएगा। ये भी आपको चीज़ मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। तीसरा भी यूज़ था इसका, बट वो 2023 के एडिशन में, मतलब जो आपका पेपर 24 में होगा उस वाले पार्ट में हटा दिया गया है। वो था कि हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना होता था। फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना होता था सीजे सिस्टम में, मतलब न्यूटन किस में होता है, एम के सिस्टम में, कन्वर्ट करना होगा हमें इसे सीजे सिस्टम में। अब उसका आंसर वैसे डाइन में जाता था, बट वो सिलेबस से हटा दिया गया है तो वो हमारा पार्ट नहीं है। ठीक, तो हम पहला चेक करते हैं, पहला वाला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का मतलब ये होता है लेफ्ट साइड किसी इक्वेशन में जो डायमेंशंस होंगी बिल्कुल सेम डायमेंशन वही आपको राइट साइड दिखाई देंगी, तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब लेफ्ट साइड अगर m की पावर 1 है, राइट साइड भी m की पावर 1 है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। अगर लेफ्ट साइड m की पावर 2 है और राइट साइड m की पावर 3 हो गई तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ 1/2 mv² इक्वल टू mgh। मतलब हमें चेक करना होगा कि जो लेफ्ट साइड की डायमेंशंस आएंगी वो राइट साइड की डायमेंशंस के इक्वल है या नहीं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये हमें लिमिटेशंस में पढ़ना है, ये यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है, इक्वेशन है। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो होगा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशंस या डायमेंशन एनालिसिस की क्या लिमिटेशन होगी डायमेंशंस की। तो 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी डायमेंशन नहीं आएगी। मतलब ये इसका एक लिमिट है कि जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, जैसे आपके पास हो गया प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है तो वह उसकी भी डायमेंशन नहीं होगी। 1/2 इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी। अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल बोलता हूँ πr², तो r² की डायमेंशन तो हो जाएगी l², बट पाई की डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है उसमें, तो इसलिए वो वाला भी आंसर नहीं देगा, कांस्टेंट रहेगा, डायमेंशन का आंसर भी नहीं आएगा उसके भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 का कोई रोल नहीं रहेगा, हमारे पास mv और mgh से है। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि क्या क्या है। m यहाँ पर है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका मास। v यहाँ पर होगी उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। m यहाँ पर होगा उस ऑब्जेक्ट का मास। g यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, अगर g कब बनता है, ये वाला, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब है, जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर मोशन करेगा तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनेगा। और ऑब्जेक्ट अगर लीनियर लाइन में मोशन कर रहा है या एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो वहाँ पर g ना लेकर के हम उसे सिर्फ एक्सेलरेशन यानी a से डिनोट करेंगे। और h क्या है, उस ऑब्जेक्ट की हाइट, कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है। तो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m था, मान लो ये कैप है अगर, तो ये कैप, इसका मास मैंने मान लिया 2 ग्राम का है। ये इस बॉटम से ये मान लो 10 मीटर की हाइट पर है, और इस पे अगर मैं इसे मूव कर दूँ, छोड़ दूँ, तो इससे ग्रेविटी वर्क करेगा, तो वो यही कंडीशन है। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैं डायमेंशन लिखना शुरू करता हूँ। तो पहले लिखता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड, इसकी डायमेंशन क्या होगी, 1/2 कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं आएगी। डायमेंशन किसकी आएगी, m की। मास है तो डायमेंशन क्या होगी, m। v क्या होती है, वेलोसिटी।
कल मैंने आपको वेलोसिटी की डायमेंशन बताई थी, इससे पहली वीडियो में बताई थी आपको मैंने वो एल टी माइनस वन, और ये है इसका स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लगा करके इसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा m, अब स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और ये हो जाएगा टी की पावर माइनस टू। तो ये तो आया है इसका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब हम देखते हैं इसका राइट हैंड साइड, वो है एम जी एच। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में क्या है m का क्या रहेगी डायमेंशन, m रहेगी, मास है ना, क्योंकि ये g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी एल टी माइनस टू, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होगी डायमेंशन, यानी कि एल टी माइनस टू। अच्छा, h है नेक्स्ट हमारे पास हाइट। तो हाइट भी तो आप लेंथ में मेजर करोगे, तो हाइट का भी डायमेंशन क्या हो जाएगी l, क्योंकि वो भी लेंथ में मेजर करेंगे हम, मतलब मीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ से डायमेंशन बन के आएगी m, l यहाँ भी था, l यहाँ भी था, यहाँ पावर वन, यहाँ पावर वन, पावर हो जाएगी टू और t माइनस टू। अब हम देखते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के देखो इक्वल आ रहा है, m l टू टी माइनस टू, m l टू टी माइनस टू। इसका मतलब हमने चेक किया है किसी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को डायमेंशन का यूज़ करके, एम एल टू टी माइनस टू वगैरह से यूज़ करके चेक किया हमने, तो डायमेंशनली करेक्ट आए हैं। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक, एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं हम। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो होती है हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमें चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं। देखो, v यहाँ पर होती है किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, u होती है किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, a होता है यहाँ पर एक्सेलरेशन और t होता है टाइम। चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड देखो v है, v मतलब वेलोसिटी, तो यहाँ पे जाएगी एल टी माइनस वन। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, पर है तो वेलोसिटी, उस केस में इसकी वेलोसिटी की डायमेंशन भी क्या आएगी, एल टी माइनस वन, प्लस a है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होती है एल टी माइनस टू, और t मतलब टाइम, तो टाइम की डायमेंशन क्या आएगी, वो तो t आती है। तो यहाँ से हो गया एल टी माइनस वन प्लस यहाँ से हो जाएगा एल टी, देखो यहाँ पे माइनस टू है t की पावर, यहाँ t की पावर है वन। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये रहा माइनस टू, ये आएगा प्लस वन, सॉल्व करेंगे तो माइनस वन, यानी कि यहाँ से आ गया एल टी माइनस वन। अब इनको आप ऐड नहीं कर सकते, ये भी इसकी लिमिट है कि डायमेंशंस को आप ऐड नहीं कर सकते। तो देखो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक ही पार्ट को लिख देंगे एल टी माइनस वन। अब चेक करो, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है एल टी माइनस वन, वो उसके राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, तो लिखेंगे हेंस या देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। ठीक, तो अब हम चलते हैं इसके कुछ और एक्सरसाइज, इससे और कुछ क्वेश्चंस पे जो आपके बुक में होंगे। एक बार मैं उन क्वेश्चनों को आपको कराता हूँ सॉल्व। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, f इक्वल टू, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी हमने चेक करना है करेक्टनेस किसी फिजिकल इक्वेशन फॉर्मूले का। f इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो f यहाँ पर क्या है, f यहाँ पर होगा किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स, m यहाँ पर है उस ऑब्जेक्ट का मास, v यहाँ पर है वेलोसिटी, उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और r है यहाँ पर, क्योंकि ये फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स पे लग रहा होता है तो इसलिए वो रेडियस के लिए काउंट करके, क्योंकि घूम रहा होगा ना वो, तो एक रेडियस मान करके घूमेगा, इसलिए वो r यहाँ पर क्या है, रेडियस है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन चेक करते हैं कि फोर्स की क्या आएगी। देखो फोर्स की डायमेंशन अगर आपको लानी है तो न्यूटन सेकंड लॉ से क्या आता है, F इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स की डायमेंशन लानी है तो m की डायमेंशन क्या होती है, मास की डायमेंशन होती है m, a की डायमेंशन यानी एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, तो फोर्स की डायमेंशन क्या आएगी, m एल टी माइनस टू। अब चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड पर क्या डायमेंशन आएगी। ठीक, देखो राइट हैंड साइड पे क्या होगा,
एम वी स्क्वायर, एम मतलब मास, तो मास का एम रहने दिया। वी मतलब होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आएगी, एल टी माइनस वन इसका स्क्वायर, अपॉन आर मतलब होता है रेडियस, रेडियस किस में काउंट करते हैं, मीटर में, तो लेंथ उसकी क्या आ गई है, एल की आ गई डायमेंशन। अब चेक करते हैं, एम तो यहाँ पर ऐसे रहेगा, एम की डायमेंशन तो एम रहेगी, इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, और अपॉन में क्या चल रहा है, एल। अब क्या होगा यहाँ से, इस एल से ये वाला एल कैंसिल हो जाएगा, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, एम एल टी माइनस टू। अब चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन क्या आई है, एम एल टी माइनस टू, राइट हैंड साइड पे डायमेंशन क्या आई है, एम एल टी माइनस टू। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द फॉर्मूला इज करेक्ट बाय डायमेंशंस। अगर हम डायमेंशंस में से चेक किया है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाई है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर m की जो डायमेंशन की पावर 1 है वही m की डायमेंशन की पावर 1 है राइट हैंड साइड पर। सेम l की डायमेंशन 1 है, यहाँ l की पावर 1 रही है तो डायमेंशन इसकी पावर 1 रही है, t की पावर -2 रही है तो यहाँ भी t की पावर -2 रही है। इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अब सेकंड वाला हम सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला देखते हैं, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन अ फिजिकल फिनोमिनन। अब हम इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड यूज, डायमेंशन का सेकंड यूज क्या है, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन अ फिजिकल फिनोमिनन। मतलब हमें फिजिकल क्वांटिटीज जो एक फिनोमिनन में इन्वॉल्व होंगी उसके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। एक क्वेश्चन से समझते हैं हम कि क्या होगा। देखो, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस derive an expression for the centripetal force F acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r। मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स F के लिए हमें एक रिलेशन बनाना है, दिखाए ना, देखो, derive an expression for सेंट्रिपिटल फोर्स, यानी कि F के लिए हमें डेरिवेशन बनाना है। और वो F किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो F डिपेंड कर रहा है पार्टिकल ऑफ मास m, उस पार्टिकल पे जिसका मास m है, वेलोसिटी v से वो एक सर्कल जिसकी रेडियस r है उसमें रिवॉल्व कर रहा है। तो मुझे बताओ, पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए हमें लाना है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें f के लिए लाना है वो, और f किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले मास पे डिपेंड कर रहा है तो m की पावर a लिख देंगे, वेलोसिटी v पे डिपेंड कर रहा है तो v की पावर b लिख देंगे, और रेडियस r पे डिपेंड कर रहा है तो r की पावर c, और f इन तीनों ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए f इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। हमें ये लिख करके यहाँ करना पड़ेगा इसे। अब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, ठीक, तो यहाँ से f के बाद एक कांस्टेंट k लगा दिया, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। इसे बना लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड से f की डायमेंशन क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स की डायमेंशन क्या आएगी, पहले लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है f, इसकी डायमेंशन क्या आती है, m इंटू a, m की डायमेंशन हो गई m कैपिटल, और a की डायमेंशन आती है एल टी माइनस टू, तो इसकी डायमेंशन आएगी m l t माइनस टू। तो ये हो गई है लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन। अब हम सेम डायमेंशन राइट हैंड साइड पे देखेंगे। राइट हैंड साइड पर देखो, k तो कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं कर सकते आप, और m का है डायमेंशन, मास है तो मास की डायमेंशन a आ जाएगी, v होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, तो यहाँ पर आ जाएगा एल टी माइनस वन की पावर b, और r है रेडियस, रेडियस मतलब हम लेंथ में काउंट करेंगे तो इसकी रेडियस, इसकी डायमेंशन आएगी l की पावर c। एक काम करते हैं, k तो कांस्टेंट है, इसको हम अभी इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए। हम यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है, जैसे l यहाँ पे भी है, l यहाँ पे भी है, तो हम इसको एक साथ लाते हैं, तो यहाँ पे चल रहा होगा k, m की पावर तो हो गई है सिंपल a, इसको चाहो तो आप ऐसे रख लो या फिर पावर को आप अंदर भी लिख सकते हो, जैसे ऐसे m की पावर a। अब यहाँ देखो, l की पावर b यहाँ से हो जाएगी और t की पावर माइनस b हो जाएगी, और यहाँ चल रहा होगा l की पावर c, l की पावर c यहाँ से आ जाएगी, l की पावर b और माइनस b। अब l यहाँ पे भी है, l यहाँ पे भी, यानी बेस सेम है,
मल्टीप्लाई होने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा k m की पावर a, यहाँ देखो l की पावर हो जाएगी b प्लस c और t की पावर हो जाएगी माइनस b। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास m की पावर a, b की पावर l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस b। अब देखो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्योंकि इक्वल है तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाता हूँ और अब यहाँ पर पावर्स को कंपेयर करता हूँ। तो आपको क्या लिखना है, एक लाइन, कंपेयरिंग डायमेंशन m l एंड t ऑन बोथ साइड। हमें कंपेयर करनी होगी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ m l एंड t ऑन बोथ साइड, मतलब हमें बाकी इक्वल करना पड़ेगा इसे। अब मुझे बताओ यहाँ m की डायमेंशन क्या है, मैं एक बार इसे लिख ही लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ m l t माइनस 2, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू k कांस्टेंट है, इसे इग्नोर करते हैं हम, m की पावर a, यहाँ से आया था l की पावर b प्लस c और t की पावर कितनी आई है यहाँ से माइनस b, t की पावर है माइनस b। अब देखो यहाँ पर m की पावर कितनी है 1 और यहाँ पर m की पावर कितनी है a, तो कंपेयरिंग करने पर a की वैल्यू कितनी आ गई है 1। यहाँ पर l की पावर कितनी है 1, यहाँ पर l की पावर कितनी है b प्लस c, तो b प्लस c की वैल्यू आ जाएगी 1। जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी इक्वल होंगी, मतलब यहाँ m है यहाँ भी m है, बेस सेम है तो पावर इक्वल होती है, यानी a की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे l है यहाँ पे l है, यहाँ l की पावर 1 है, यहाँ b प्लस c है तो b प्लस c इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो लास्ट, यहाँ पे माइनस b है t की पावर और यहाँ पे माइनस 2 है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2, यानी कि b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2। तो पहली वैल्यू हमें ये मिली, पहली वैल्यू हमें a की मिल गई थी, दूसरी वैल्यू b की मिल गई है। अब b की वैल्यू यहाँ रख लो, तो b की वैल्यू यहाँ रखूँगा 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर चला जाएगा -1, यानी c इक्वल टू -1। अब a b और c की वैल्यू रखनी है आपने इक्वेशन नंबर 1 पे। a की वैल्यू यहाँ रखेंगे, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे, c की वैल्यू यहाँ रखेंगे। k कांस्टेंट है तो k को हम फाइनली प्रैक्टिकली से ही, k की वैल्यू हमेशा प्रैक्टिकल से पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू बहुत सारी आ सकती है, 2 पाई हो सकती है, पाई हो सकती है, 1.3 हो सकती है, h हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसलिए k की वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंट अगर दिया है क्वेश्चन में कि k की वैल्यू ये है तो आप लास्ट में k की वैल्यू रख देना, और अगर नहीं दिया है कि k की वैल्यू क्या है तो आप वहाँ पर k इक्वल टू बाय प्रैक्टिकल k इक्वल टू 1 और फॉर्मूला वही लिख देना आपने पूरा। ठीक, तो रखते हैं हम यहाँ पर, लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यानी फ्रॉम फर्स्ट f इक्वल टू k m की पावर a मतलब 1, v की पावर b मतलब 2 और r की पावर c यानी कि r की पावर c यानी कि -1, और यहाँ से आ जाएगा k f इक्वल टू k, ये हो गया mv², ये r की पावर -1 है ना, तो इस -1 को आप पावर को नीचे ले आओ तो ये जाएगा अपॉन r। अब बाय एक्सपेरिमेंट या बाय प्रैक्टिकल, बाय एक्सपेरिमेंट k इक्वल टू कितना होता है 1 मान लेते हैं हम, तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला में, यहाँ से f की वैल्यू कितनी आएगी, इसे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी f इक्वल टू mv² अपॉन r। और जस्ट हमने यही चेक किया था अभी, चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, जहाँ पर था f इक्वल टू mv² अपॉन r। इसका मतलब ये हमारा एक फॉर्मूला बन करके आया है और इसको ही हमने पहले इक्वेशन में सॉल्व किया था कि करेक्टनेस चेक करनी थी। तो ऐसे हमें डेरिवेशन रिलेशन इस्टेब्लिश करना है किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का और जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा फैक्टर्स उससे। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस। क्वेश्चन कह रहा है द एस्केप वेलोसिटी v ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऑन द प्लैनेट, द रेडियस r ऑफ द प्लैनेट। मतलब एस्केप वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास अभी 11th में ही है और चैप्टर नंबर 4 या 5 में होगा जिसमें ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि जो एस्केप वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट v की, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है ऑब्जेक्ट के मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर और रेडियस ऑफ द प्लैनेट r पर। मतलब हमें ये चेक करना है कि कौन सी चीज़ डिपेंड कर रही है और किस पे डिपेंड कर रही है।
वेलोसिटी डिपेंड कर रही है इन चीज़ पर, इसका मतलब हम वेलोसिटी को मेन मानेंगे और आगे जिस चीज़ पर डिपेंड कर रही है उनके हम पावर्स लेके चलते हैं, सपोज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसके सॉल्यूशन में क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूंगा वेलोसिटी v जो डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर, तो g की पावर a लिख दी मैंने, और r पर तो r की पावर b लिख दी मैंने, क्योंकि इस पर डिपेंड कर रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। तो v इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, k g की पावर a r की पावर b। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर डायमेंशंस चेक करूँगा कि v की डायमेंशन क्या है और g और r की डायमेंशन क्या होती है, फिर उनको डायमेंशनली करेक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रख के डायमेंशन की पावर को कंपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे, इसे बना लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर v की डायमेंशन क्या आएगी, v होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है lt माइनस 1। राइट हैंड साइड पर k तो कांस्टेंट है, तो डायमेंशन निकालेंगे हम g की, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायमेंशन होगी वो एक्सेलरेशन की ही डायमेंशन होती है, यानी कि a की जो डायमेंशन होती है lt माइनस 2, वही डायमेंशन होगी g की lt माइनस 2। तो g की डायमेंशन हो गई है lt माइनस 2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी स्मॉल a, और r होती है रेडियस, रेडियस हम मीटर में काउंट करेंगे तो लेंथ, इसकी पावर हो गई b। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वल रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा यहाँ पर lt माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा lt माइनस 2 की पावर a और l की पावर b। देखो l यहाँ पर भी है, l यहाँ पर भी है, तो क्या करूँगा मैं पहले इनको इक्वल कर लेता हूँ, मतलब इनको l को एक साथ ले आता हूँ। तो यहाँ से हो गया l की पावर a और यहाँ हो गया t की पावर माइनस 2a, मैंने इस पावर को इनके साथ अलग अलग दे दिया, और यहाँ से आ जाएगी l की पावर b। l यहाँ पे भी है, l यहाँ पर भी है, दोनों के बेस सेम हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई होने पर। तो यहाँ हो जाएगा l की पावर a प्लस b, और यहाँ से क्या आएगा t की पावर माइनस 2a, और यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है lt माइनस 1। अब क्या करूँगा मैं, कंपेयरिंग डायमेंशंस m तो है नहीं, m 0 होगा, l एंड t ऑन बोथ साइड्स, वी गेट जो हमें मिलेगा, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखो क्या करूँगा मैं, यहाँ से l की पावर लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है 1, तो l की पावर यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ l की पावर a प्लस b है, तो बेस सेम होने पर पावर्स इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास a प्लस बी इक्वल टू 1, a प्लस बी इक्वल टू 1। इक्वेशन इसे तो मैंने 1 बना ली थी, इसे 2 बना सकते हो आप, और यहाँ से t की पावर माइनस 2 है, यहाँ t की पावर माइनस 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ बचेगा 2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू तो आ गई 1/2। अब a की वैल्यू 1/2 आई है, अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी थी 1/2 प्लस b इक्वल टू 1। इसे चाहो तो इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो आप, फर्स्ट ये हो गई थी, सेकंड ये हो गई है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप इसमें फ्रॉम सेकंड 1/2 प्लस b इक्वल टू 1, तो यहाँ से जाएगा b इक्वल टू 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, यानी b की वैल्यू भी कितनी आ गई है 1/2। अब a की वैल्यू भी मिल गई है, b की वैल्यू भी मिल गई है, अब हम इसको कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, a की वैल्यू b की वैल्यू को कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। लिखेंगे हम यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे लिख भी सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, ये भी लिख सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट v इक्वल टू k तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख लेते हैं k, g की पावर a का मतलब है 1/2, r की पावर b, r की पावर b की वैल्यू कितनी है 1/2। अब देखो अगर किसी की भी पावर 1/2 होती है, फॉर एग्जांपल x की पावर 1/2, इसका मतलब होता है x इक्वल टू x अंडर रूट में है, मतलब रूट x। और अगर लिखा होता है यहाँ पर कहीं पर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है g, अगर यहाँ पे लिखा होता x की पावर 1/2 तो मैं इसे लिखता हूँ अंडर रूट x। अगर लिखा होता 25 की पावर 1/2, इसका मतलब होता है 25 और ये अंडर रूट में, इसका मतलब इसका आंसर आ जाता 5।
सेम यहाँ पर क्या होगा, v इक्वल टू के, यह है g, तो इसे मैंने रूट g में लिख दिया, और r की पावर भी 1/2 है, इसका मतलब इसको भी लिख सकता हूँ मैं रूट अंडर रूट r। अब दोनों ही अंडर रूट में है, तो प्रॉपर्टी है क्लास 9th में कि अगर रूट 2 इंटू रूट 3 होता है तो उन्हें रूट 6 लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे क्या करूँगा मैं, v इक्वल टू के अंडर रूट में हो जाएगा ये जी आर, और यही इसका आंसर बन जाएगा। और बाय एक्सपेरिमेंट अगर k की वैल्यू दी हुई तो ठीक, वरना बाय एक्सपेरिमेंट k इक्वल टू 1 रख करके आप ला सकते हो v इक्वल टू अंडर रूट जी आर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जो कि है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स।